एवरीवन, वेलकम टू एसपी विद बायोलॉजी क्लासेस। हम लोग 12th क्लास बायोलॉजी का जो विकास चैप्टर है, जिससे कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक हैं, जिनसे कि प्रश्न फंसे हुए हैं, प्रश्न परीक्षा में आए हुए हैं, वही टॉपिक इस क्लास में डिस्कस करेंगे। और यहाँ से पूरा का पूरा पेपर ज़रूर से ज़रूर फंसना है। तो ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है। साथ में जो प्रश्न कितनी बार आया है उसको हम लोग बताते चलेंगे कि यह प्रश्न इस वर्ष में आया है। तो आइए पहला टॉपिक देखते हैं, जीवन की उत्पत्ति। सबसे पहले समझते हैं जीवन की उत्पत्ति कब हुई। तो हमारी पृथ्वी का उद्गम हो चुका था 4.6 अरब वर्ष पहले उद्गम हो चुका था। जबकि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कब हुई, तो लगभग 4 अरब वर्ष पहले हुई थी। पृथ्वी के उद्गम के संबंध में सबसे पहले क्या बिग बैंग परिकल्पना दी गई। क्या बिग बैंग परिकल्पना दी गई, इसको बिग बैंग थ्योरी इंग्लिश में कहा जाता है। तो ये प्रश्न यहाँ से आया हुआ है। तो आपको हम देखो बताते हैं किस वर्ष प्रश्न आया है। ये सन 2018 में आया हुआ प्रश्न है। तो आइए देखते हैं, बिग बैंग थ्योरी जो है उसको कांट व लाप्लास ने दी थी। बिग बैंग थ्योरी किसने दी थी, तो कांट व लाप्लास ने दी थी। इन्होंने क्या देखा, इस सिद्धांत के अनुसार आज से लगभग 15 अरब वर्ष पहले, आज के समय से क्या 15 वर्ष पहले की ये बात है कि ब्रह्मांड का संपूर्ण पदार्थ एक में समाहित था। क्या था, ब्रह्मांड का जो संपूर्ण पदार्थ था वो एक में ही समाहित था, जिसे सिंगुलैरिटी कहा गया। जब ब्रह्मांड का सारा पदार्थ एक में, जितने भी परमाणु हैं, द्रव है और गैसें, सब एक में ही समाहित थे, तो इसको कहा गया सिंगुलैरिटी। क्या बोला गया, सिंगुलैरिटी बोला गया। ठीक, तो इस पिंड में महाविस्फोट के परिणाम स्वरूप जो ये पिंड बना संपूर्ण पदार्थ का, इसमें जब महाविस्फोट हुआ, क्या हुआ, महाविस्फोट के परिणाम स्वरूप क्या हुई थी, ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी। सिंगुलैरिटी जो था, ये जो पिंड था, इसकी जब महाविस्फोट हुआ तो उसके बाद क्या हुई, ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। तो उत्पत्ति के समय से ही ब्रह्मांड के विकास का क्या, विस्तार की प्रक्रिया चालू हो गई। जब उसकी उत्पत्ति हुई तो उसके बाद क्या, ब्रह्मांड का विकास, उसका विस्तार तब से चालू हुई है। तो विस्तार की प्रक्रिया क्या हो गई, जारी हो गई। विस्तार मतलब होता है फैलना, कहाँ कहाँ तक ब्रह्मांड फैला है, तो इसकी कोई सीमा नहीं है। तो ब्रह्मांड बहुत ही बड़ा है। तो ये है बिग बैंग थ्योरी, जो कि धूल के कणों, इसको भी कहा जाता है धूल के कणों पर, जैसे कि हवा में बहुत सारे धूल के कण थे, उससे क्या बिग बैंग थ्योरी कहीं कहीं ये लिखा है, तो ये भी कहा जा सकता है। पर जो एक फैक्ट है, तो सिंगुलैरिटी जो एक पिंड था, उसके महाविस्फोट के परिणाम स्वरूप ब्रह्मांड की क्या हुई थी, उत्पत्ति हुई थी। ये एनसीईआरटी का पॉइंट है, तो एकदम ये फैक्ट है। अब आगे देखते, जीवन की उत्पत्ति के कितने, 2 सिद्धांत दिए गए। जीवन की उत्पत्ति के कितने, 2 सिद्धांत दिए गए। पहला है प्राचीनवाद का सिद्धांत, दूसरा है आधुनिकवाद का सिद्धांत। अब प्राचीनवाद का सिद्धांत देखते हैं। तो जीवन की उत्पत्ति के समय, जीवन की उत्पत्ति से संबंधित प्राचीनवाद का सिद्धांत देखेंगे। तो प्राचीनवाद में क्या क्या आता है ये समझते हैं। विशिष्ट उत्पत्तिवाद, पहला क्या आता है, विशिष्ट उत्पत्तिवाद। इस सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी की उत्पत्ति कैसी हुई थी, ईश्वर द्वारा हुई थी। जैसे लोग मानते हैं कि पृथ्वी का जो था, पृथ्वी को या फिर ब्रह्मांड को कि ईश्वर ने बनाया, भगवान ने बनाया। तो लोग ये समझते हैं कि जो पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, जो आम लोगों की भाषा है उसमें कहा जाता है कि पृथ्वी का जो निर्माण था या ब्रह्मांड का निर्माण जो था वो भगवान ने किया था, ईश्वर द्वारा निर्मित है। ये पहला है विशिष्ट उत्पत्तिवाद, इसको कहा गया। अब ब्रह्मांडवाद व बीजाणुवाद क्या है, देखो बीजाणुवाद से समझो, ये क्या, बीजाणुवाद से ही, इस पर ही पूरा ये इसका पूरा डिपेंड है, ब्रह्मांडवाद बीजाणुवाद। ठीक, तो सन 1865 में रिएक्टर, क्या, जिसको रिचटर भी इंग्लिश में कहते हैं, ने ब्रह्मांडवाद का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। अब पूछा जाए कि ब्रह्मांडवाद का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया, तो रिएक्टर ने, और रिचटर भी लिख करके आ सकता है। तो रिएक्टर या रिचटर, क्योंकि इन्हीं का नाम है, इंग्लिश में रिचटर लिखेंगे और हिंदी में रिएक्टर लिखेंगे। अब रिएक्टर द्वारा क्या किया गया, पहले रिएक्टर का मत समझते हैं। देखो रिक्टर द्वारा क्या किया गया कि पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति ब्रह्मांड के ग्रहों से आए बीज एवं बीजाणुओं से हुई। रिएक्टर एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने कहा कि जो पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है वो ब्रह्मांड में जो ग्रह हैं, ठीक,
जो ब्रह्मांड के ग्रह हैं उनसे बीज आए, क्या है, बीज आए, बीजाणु आए, जिससे क्या हुई, पृथ्वी का निर्माण हुआ। इन्होंने ये मत दिया। अब हेल्महोल्ट्ज़ द्वारा क्या मत दिया गया, हेल्महोल्ट्ज़ एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या मत दिया, देखो अपना समझो। इन्होंने वर्ष 1884 में, इन्होंने कब दिया, 1884 में यह अनुमान लगाया, इन्होंने क्या लगाया, अनुमान लगाया कि पृथ्वी पर उल्का पिंड के साथ जीव द्रव किसी न किसी रूप में पृथ्वी पर पहुंचा होगा। अब उल्का पिंड क्या होते हैं, उल्का पिंड क्या पृथ्वी पर गिरते हैं, ऊपर से उल्का पिंड क्या टूट टूट करके, पिंडों से टूट टूट करके क्या नीचे गिरते हैं। उन्होंने अनुमान लगाया कि जब ब्रह्मांड से उल्का पिंड आया होगा तो वो पृथ्वी पर जब गिरा तो उसमें क्या जीव द्रव कुछ रहा होगा, जिससे क्या हुआ, पृथ्वी पर पहुंचा और जीवों का क्या हुआ, निर्माण हुआ। इन्होंने कहा जीवों का निर्माण कैसे हुआ, जो ग्रह थे ब्रह्मांड के उनसे बीज गिरे तो क्या हुआ, जीवों का निर्माण हुआ। अब हेल्महोल्ट्ज़ ने क्या कहा, जो उल्का पिंड पृथ्वी पर गिरे उनमें क्या जीवद्रव था, जिससे क्या हुआ, पृथ्वी पर जीवों का निर्माण हुआ। अब रासायनिक शास्त्री आर्हेनियस आए, अब उन्होंने अपना मत दिया। अब आर्हेनियस ने क्या अपना मत दिया, तो आइए देखते हैं। वर्ष 1980 में इन्होंने विचार रखा कि जीव समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त हैं। इन्होंने क्या, जीव एक जगह तो व्याप्त नहीं है कि उल्का पिंड यहाँ पे गिरा तो यहीं पे, जैसे कि उल्का पिंड यहाँ पे गिरा तो क्या यहीं पे जीव है, इन्होंने कहा नहीं। रसायन शास्त्री आर्हेनियस ने कहा जीव तो भाई पूरे संसार में व्याप्त हैं, क्या है, जीव तो पूरे संसार में व्याप्त हैं। तो उनके जीवाणुओं का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्वतंत्र विचरण से संभव हुआ है। उन्होंने कहा जीव पूरे संसार में व्याप्त हैं, तो जीवों का क्या स्वतंत्र विचरण, कि जीव का स्वतंत्र चलते हैं तो स्वतंत्र विचरण से यह चीज़ संभव हो सकी है। तो इनके इस विचार से क्या, इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगर पूछा जाए कि जीव की जो जीवों की उत्पत्ति में किसको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो रासायनिक शास्त्री आर्हेनियस को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इन्होंने क्या कहा था, जीवाणु एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्वतंत्र विचरण करते हैं, ये इनका आर्हेनियस का मत था। अब सेकेंड टॉपिक है स्वतः जननवाद। क्या स्वतः जननवाद, मतलब स्वयं ही जननवाद, या अजैववाद, या अजीवात जीवोत्पत्ति। देखो इसमें स्वतः जननवाद भी आ सकता है टिप्पणी में, अजैववाद भी आ सकता है, अजीववाद या जीवोत्पत्ति। तो ये 3 पॉइंट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और इंग्लिश में इसको स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी कहेंगे। यह एक प्राचीन संकल्पना है कि जिसके अनुसार सजीवों की उत्पत्ति निर्जीव पदार्थों से संभव हुई है। क्या यह बहुत प्राचीन, बहुत पुराने समय की एक संकल्पना है कि सजीव जो हैं उनकी उत्पत्ति किससे हुई, निर्जीव से। कोई निर्जीव चीज़ है उसी से क्या हुई, सजीव की उत्पत्ति हुई। आप सबसे पहले जैन बैप्टिस्ट वान हेलमेंट के प्रयोग देखते हैं। क्या, जैन बैप्टिस्ट व वान हेलमेंट के प्रयोग देखेंगे, ठीक। तो जो हेलमेंट थे उन्होंने 1580 से 1664 में स्वतः जननवाद पर प्रयोग किए थे। कब से किए थे, तो 1580 और 1644 के बीच में इन्होंने वान हेलमेंट ने क्या किए थे, प्रयोग किए थे। इन्होंने पहला प्रयोग क्या किया था, पसीने से भीगा कपड़ा तथा गेहूं की बालियों को रखने पर। पसीने से भीगा ये कपड़ा है, और क्या, गेहूं की बाली रखने पर क्या देखा उन्होंने कि कुछ दिनों में क्या हुए, देखो 21 दिनों में क्या हो गए, चूहे उत्पन्न हो गए। पसीने से भीगा कपड़ा रखा और गेहूं की बालियाँ रख दी, और 21 दिनों में देखा कि वहाँ पे क्या हो गए, चूहे उत्पन्न हो गए। इन्होंने ये प्रयोग किया। दूसरा प्रयोग क्या किया, 2 ईंटों के बीच तुलसी, जिसको बेसिल कहते हैं, बेसिल रखकर उन्हें धूप में रखने से उनमें क्या हो गए, बिच्छू उत्पन्न हो गए। 2 ईंटों के बीच में जब तुलसी रखी तो उसमें देखा कि क्या हो गए, धूप में रखने पर उसमें बिच्छू उत्पन्न हुए, और इसमें क्या, चूहे उत्पन्न हुए। ये था जैन बैप्टिस्ट और वान हेलमेंट का प्रयोग, ये 2 थे। अब जैव निर्माणवाद, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस समझेंगे। जीवन की उत्पत्ति केवल जीवित पदार्थों से हुई है। जैव निर्माणवाद में क्या कहा गया कि जीवन की उत्पत्ति केवल जीवित पदार्थों से हुई। फ्रांसिस्को रेड्डी ने 1668 में और लुई पास्चर ने इस मत का क्या किया था, प्रतिपादन किया था। किस मत का प्रतिपादन किया था, कि जीवन की उत्पत्ति केवल जीवित पदार्थों से ही संभव है। इसका जो प्रतिपादन था वो फ्रांसिस्को रेड्डी ने 1668 में व लुई पास्चर ने इस मत को दिया था। अब लुई पास्चर का प्रयोग देखते हैं। तो लुई पास्चर
ने पाश्चुरीकरण का पहली बात तो सिद्धांत दिया था, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। दूसरा सिद्धांत इन्होंने क्या दिया, देखो, ईस्ट और प्लस शुगर, ईस्ट ली और शुगर ली, उसका क्या घोल बनाया, घोल बना कर के पास्टर ने क्या किया, उसको उबाल दिया। क्या किया, उबाला, उसको खूब बॉईल कर दिया। तो जब उबाला तो उसमें क्या थे, जो घोल में जितने बैक्टीरिया थे और वायरस जो थे वो क्या हो गए, सब खत्म हो गए। क्या हो गए, खत्म हो गए, केवल जीव मृत हो गए, केवल शुद्ध घोल बचा। तो इस घोल को क्या 2 फ्लास्कों में ले लिया। क्या किया, इस घोल को 2 फ्लास्कों में ले लिया। एक फ्लास्क की गर्दन गर्म की, गर्म करके क्या खींच कर ऐसा कर दी। पहले फ्लास्क को खूब गर्म किया, उसके बाद उसकी गर्दन को क्या खींच करके ऐसा कर दिया। इसको स्वान फ्लास्क भी कहते हैं, ये भी याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक। तो इसमें क्या हुआ, इसमें जब इन्होंने डाला, जब घोल डाला तो स्वान की जो ऐसा कार्य की जो थी, उसमें क्या रुई की डांट लगा दी। जब रुई की डांट लगा दी, जब घोल डाला तो जीवाणु तो डॉट में ही, रुई की डॉट में फंस गए। तो इस घोल में क्या हुए, जीवाणु नहीं दिखे। इस घोल में क्या जीवाणु नहीं दिखे, और तो यह घोल जीवाणु रहित हो गया। तो इसमें क्या जीवन की उत्पत्ति संभव नहीं हुई। जब जीवाणु उसमें गए ही नहीं घोल के साथ में, तो क्या जीवन की उत्पत्ति संभव होगी, नहीं होगी। दूसरे फ्लास्क में क्या किया, दूसरे फ्लास्क की गर्दन तोड़ दी। क्या की, गर्दन तोड़ दी। जब गर्दन तोड़ दी तो उसमें जीवाणु उपस्थित थे, तो उसमें जीवाणु की वृद्धि घोल में हुई, क्योंकि उसमें जीवन की उत्पत्ति हुई। जब जीवाणु है तभी तो जीवन की, देखो इसमें इन्होंने क्या किया, फ्लास्क में ईस्ट और शक्कर का घोल ले लिया। घोल ले लेने के बाद इसको नीचे से क्या किया, उबाला, कस के खौला दिया। तो इसमें क्या जीवमृत हो गए, और वाष्प से क्या बाहर निकाल लिया। बाहर निकालने के बाद जब इन्होंने इसमें इसको डाला, इसको गर्म कर लिया, इसकी गर्दन लंबी कर दी ऐसा करके। जब इसमें डाला तो इसमें क्या जीवाणु अनुपस्थित थे, क्योंकि डॉट लगी, जितने जीवाणु थे बाहरी वाले वो बाहर फंस गए, हवा के द्वारा कोई जीवाणु गया नहीं। तो इसमें क्या जीवन की उत्पत्ति असंभव थी, हुई ही नहीं। अब ये देखो, ये था, इसकी गर्दन इन्होंने तोड़ दी, इसकी गर्दन इन्होंने तोड़ दी। जब गर्दन तोड़ दी तो यहाँ वायु के द्वारा कीटाणु बैक्टीरिया सब जाएंगे, सब जीवाणु जाएंगे। तो इसमें क्या था, जीवाणु उपस्थित थे। क्या, जीवाणु उपस्थित थे। इससे यही निकला कि जो जीवित प्राणी है, जहाँ पे मतलब जीवन है, सजीवों से ही सजीव की उत्पत्ति हुई। इन्होंने तभी दिया, क्या, सजीव से सजीव की उत्पत्ति हुई। अब जीवात जीवोत्पत्ति क्या थी, हार्वे ने 1651 और हेक्सले ने 1870 में जीवात जीवोत्पत्तिवाद का सिद्धांत दिया था। अब जीवात जीवोत्पत्ति का सिद्धांत किसने दिया था, तो हार्वे ने 1651 में और हेक्सले ने 1870 में जीवात जीवोत्पत्ति का सिद्धांत दिया। इन्हीं के अनुसार पृथ्वी पर नए जीवन की उत्पत्ति या निर्माण पूर्व जीवों से होती है। जो पहले के जीव हैं उन्हीं से नए जीवों की उत्पत्ति होगी। अब इसको हम लोग एनसीईआरटी के डायग्राम से समझेंगे। देखो, ये जो डायग्राम दिया हुआ है, तो इसमें क्या किया उन्होंने, देखो, फ्लास्क लिया, फ्लास्क लेकर के क्या कर दिया, कर किया उसको गर्म किया, उसमें ईस्ट और शक्कर का घोल रखा, विलेन को क्या किया, उबाला, और इसकी गर्दन खींच करके क्या ऐसा करके हंस गर्दन फ्लास्क बना दिया। फिर इससे भाप निकली। फिर उन्होंने रुई की डांट लगाकर इसमें जब पानी भरा, जब इसमें घोल भरा, तो घोल में क्या थे, बैक्टीरिया अनुपस्थित थे, क्योंकि वायु तो इसमें आई नहीं। वायु अगर आती तो वायु में जीवाणु उपस्थित होते हैं। जब इसकी गर्दन जो इन्होंने तोड़ दी तो इसमें जीवाणु अनुपस्थित थे, और इसमें क्या, जीवाणु उपस्थित थे, क्योंकि हवा के साथ कुछ बैक्टीरिया आते हैं। अब ये जो लुई का पास्चर का प्रयोग है, ये लुई पास्चर का जो प्रयोग इन्होंने जीवात जीवोत्पत्ति का सिद्धांत के 2018 में आया हुआ प्रश्न है। क्या, 2018 में आया हुआ ये प्रश्न है, जो आपको अभी हमने समझाया है। अब नेक्स्ट देखते हैं, जीवन की उत्पत्ति से संबंधित आधुनिकवाद। क्या समझेंगे, जीवन की उत्पत्ति से संबंधित आधुनिक जीवनवाद, ठीक। नंबर फर्स्ट देखते हैं, जीवन की उत्पत्ति अत्यंत धीमी प्रक्रिया है। जीवन की उत्पत्ति क्या है, अत्यंत धीमी प्रक्रिया है। ये तो है नहीं कि कोई जीव है तो हुआ नहीं कि तुरंत 6 फुट या 7 फुट का हुआ, ऐसा नहीं है। जीवन की प्रक्रिया जो है वो बहुत धीमी 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 गति से होती है। देखो, धीमे धीमे गति से हम कब बड़े हो जाते हैं तो किसी को पता ही नहीं चलता है। अचानक से अगर बच्चा 2 महीने का है, अचानक से वो 18 महीने का होगा, तो ये अचानक से परिवर्तन होगा। पर जो उत्पत्ति होती है वो धीमी, बहुत ही धीमी प्रक्रिया है। किसी व्यक्ति में अगर आज लक्षण है तो वो दिखेंगे 20, 25 या 35 साल की उम्र में देख सकते हैं, 50 साल की उम्र में भी देख सकते हैं। तो क्या, बहुत ही धीमी प्रक्रिया होती है। यह अचानक हुई, क्या हुई, यह अचानक हुई। जीवन की उत्पत्ति के समय समूह की तली में जटिल पदार्थ जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन का संश्लेषण हुआ। क्या हुआ, जीवन की उत्पत्ति के समय
क्या हुए, जो समुद्र था उसके तले में जटिल पदार्थ जो क्या थे, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन का क्या हुआ, संश्लेषण हुआ। अब हेल्डन ने इन जटिल पदार्थ युक्त समुद्री जल को क्या कहा, गर्म सूप कहा। जो कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन का संश्लेषण जो हुआ, तो जो समुद्री जल हुआ, इसमें जब ये सारे पदार्थ पाए गए तो इसी जल को हेल्डन ने जटिल पदार्थों को क्या कहा, गर्म सूप कहा। अब गर्म सूप पूछा जाए तो कौन से पदार्थ होते हैं, तो इसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन का संश्लेषण होता है, इसी वजह से इसको क्या कहते हैं, जटिल पदार्थ युक्त जल होता है समुद्री जल, इसी वजह से इसको गर्म सूप कहा जाता है। और ये गर्म सूप में क्या, कोलाइडी पदार्थ पाए जाते हैं। गर्म सूप में क्या, कोलाइडी पदार्थ। कोलाइडी पदार्थ आपने पढ़ा होगा, रसायन विज्ञान में आएगा, रहता है। तो कोलाइडी पदार्थ ये होते हैं कि छोटे छोटे सूक्ष्म कण होते हैं, जिनको पारेगम झिल्ली से आर पार जाते हैं, उनको क्या कहते हैं, कोलाइडी कण कहते हैं। ओपेरिन, देखो ओपेरिन, ओपेरिन का भी क्वेश्चन आया हुआ है। देखो ओपेरिन का भी क्वेश्चन है, सन 2018 में आया हुआ है। तो ओपेरिन के मत के अनुसार इन पदार्थों का संयोग, जो ये पदार्थ हैं, जो कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन का संश्लेषण, जो ये पदार्थ हैं, इनको बड़े कोलाइडी पदार्थ का निर्माण हुआ। इनसे क्या हुआ, बड़े कोलाइडी पदार्थ का निर्माण हुआ। और फिर इसको जो ओपेरिन थे, उन्होंने क्वेसर वेटम नाम दिया। क्या दिया, क्वेसर वेटम नाम किसने दिया, तो ओपेरिन ने दिया है। ये क्वेश्चन आया हुआ है। फिर क्वेसरवेटस जो है उसमें केमिकल रिएक्शन हुआ, क्या, रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। रासायनिक अभिक्रिया से क्या हुआ, कार्बनिक यौगिक का निर्माण हुआ। जब रासायनिक अभिक्रिया हुई तो कार्बनिक यौगिक का निर्माण हुआ। उसके फलस्वरूप क्या हुआ, उसमें ये क्वेसर वेटस थे, इसमें क्या हुआ, जब कार्बनिक यौगिकों का निर्माण हुआ तो इसमें क्या हुई, उसके फलस्वरूप क्या हुआ, द्विगुणन की क्षमता आ गई। क्या हुई, इसमें द्विगुणन की क्षमता आ गई कि ये द्विगुणन हो गए, अपने जैसा एक जीव बनाने लगे। और इसको क्या कहा गया, द्विगुणन की क्षमता के जो पदार्थ था उसको कहा गया न्यूक्लिक अम्ल कहा गया। अब हम लोग पढ़ेंगे मिलर तथा यूरे का प्रयोग। मिलर तथा यूरे का प्रयोग, ये भी क्वेश्चन परीक्षा में आया हुआ है और महत्वपूर्ण प्रश्न है। मिलर तथा यूरे का जो प्रयोग है वो सन 2013 में आया है, सन 2016 में आया है, सन 2018 में आया है, सन 2019 में आया है। देखो सन 13 में कैसा क्वेश्चन बना, मिलर के प्रयोग का वर्णन कीजिए तथा नामांकित चित्र बनाइए। सन 2013 में ये क्वेश्चन बना। और फिर सन 2016 में बना कि प्रयोगशाला में अमीनो अम्ल उत्पन्न करने के लिए स्टैनल मिलर द्वारा किए गए प्रयोग का संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। संक्षिप्त बोला है, इसी वजह से देखो संक्षिप्त इसमें बनाया गया, प्लस डायग्राम बनाओगे। संक्षिप्त वर्णन कीजिए। और दूसरा क्या है, मिलर के सन 2018 में जो आया है वो मिलर के चिंगारी विमुक्त उपकरण का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाए। अगर चिंगारी विमुक्त आ गया वो उपकरण तो भी वो मिलर का ही उपकरण होगा, तो मिलर का चित्र बनाना है, जो डायग्राम इन्होंने दिया है, जो प्रयोग इन्होंने किया है। फिर सन 2019 में क्वेश्चन आया, जीवन की उत्पत्ति में मिलर के प्रयोग का महत्व बताइए। ठीक, तो ये इनके प्रयोग में जो आए हुए क्वेश्चन है। तो आइए समझते हैं। वर्ष 1953 में हेराल्ड उरे तथा उनके शिष्य स्टैनल मिलर, जो हेराल्ड उरे हैं उनके शिष्य कौन है, स्टैनल मिलर ने ओपेरिन हेल्डन संकल्पना के परीक्षण के लिए कुछ प्रयोग किए। किसके लिए, ओपेरिन हेल्डन संकल्पना के परीक्षण के लिए कुछ प्रयोग किए, जिसमें इन्होंने 5 लीटर का एक फ्लास्क लिया, उसमें जलवाष्प के साथ देखो हाइड्रोजन 2 अनुपात लिया, अमोनिया 1 अनुपात लिया और मीथेन 2 अनुपात लिया, मिलाई और टंगस्टन के इलेक्ट्रोड द्वारा उसमें क्या की, उष्मा प्रवाहित की। उनके प्रयोग में क्या, ग्लाइसिन, एलेनिन आदि अमीनो अम्ल प्राप्त हुए। जो उन्होंने प्रयोग किया हाइड्रोजन, अमोनिया और मीथेन को मिलाकर के, उसमें ग्लाइसिन, एलेनिन और अमीनो अम्ल प्राप्त हुए। ठीक, तो अब इसके प्रयोग से सिद्ध क्या हुआ, CHO जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन विभिन्न जैविक से महत्वपूर्ण जटिल यौगिकों का निर्माण करते हैं। ये इनके प्रयोग से निष्कर्ष निकला, इन्होंने सिद्ध किया। अब नेक्स्ट टॉपिक है जैव विकास एवं इसके प्रमाण। ये क्वेश्चन देखो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये परीक्षा में बहुत ही बार आया है। सन 2017 में आया, सन 2016 में आया, सन 2012, 11, 10, 9, 6, 4, फिर सन 2011 में आया, 10 में आया, 8 में आया, 6 में आया, 5 में आया, 4 में आया, सन 2017 में आया, सन 2018 में आया, सन 2019 में आया। तो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है।
मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, तो इसको समझते हैं। देखो, सरल जीव निरंतर क्या करते रहते हैं, क्रमिक परिवर्तन करते हैं। कैसा परिवर्तन करते हैं, क्रमिक परिवर्तन, जिससे क्या होता है, जटिल जीव की उत्पत्ति होती है, और इसको क्या कहते हैं, जैव विकास कहते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, जैव विकास कहता है। सरल जीव द्वारा क्रमिक परिवर्तन से जो जटिल जीव की उत्पत्ति होती है, इस क्रिया को जैव विकास कहते हैं, और धीमी गति से क्रमिक परिवर्तन होता है। क्रमिक परिवर्तन कैसा होता है, तो धीमी गति से क्रमिक परिवर्तन होता है। अब जैव विकास की पुष्टि के लिए प्रमाण, जैव विकास की पुष्टि के लिए प्रमाण क्या थे, तो समझते हैं। पहला, अवशेषी अंगों से प्रमाण। आखिर जैव विकास जब हुआ था तो उसके प्रमाण क्या मिले हम लोगों को, कैसे हम लोग मानते हैं कि जैसे कि बंदर से आदमी बने। ठीक, तो ये कैसे मानते हैं, कुछ तो प्रमाण मिले होंगे, तभी तो माना गया है। तो अवशेषी अंगों से प्रमाण क्या मिले, पहला टॉपिक है अवशेषी अंगों से प्रमाण। तो जीवधारियों में पूर्वकालिक क्रियाशील अंग या अवशेष प्राप्त हुए। क्या हुए, जीवधारी में पूर्वकालिक क्रियाशील, कैसे, क्रियाशील अंग या अवशेष प्राप्त हुए। पूर्वजों में ये अंग क्या थे, क्रियाशील थे एवं उपयोगी थे। इनका जीवधारियों द्वारा उपयोग न करने के कारण क्या हो गए, अवशेषी अंग कैसे हो गए, विलुप्त हो गए। तो अवशेषी अंगों के प्रमाण मिलते हैं, जैसे कि अभी अपने शरीर में ही देखो तो पीछे एक पूंछ का डॉट सा निशान बना हुआ है। तो इससे माना गया कि पहले पूर्वजों में क्या पूंछ होती थी, पर उसका कोई काम नहीं रहा, तो धीरे धीरे अवशेषी अंग क्या हो गया, वो विलुप्त हो गया। अब अवशेषी अंग देख लेते हैं, और मनुष्य में देख लेते हैं कौन कौन से अवशेषी अंग थे। कर्ण पल्लव पेशियाँ अब क्या है, अक्रिय हैं। अक्रिय होने की वजह से क्या हो गई, विलुप्त हो गई। अक्रिय होने की वजह से क्या हो गई, विलुप्त हो गई। शरीर पर बाल, पहले जब कपड़े नहीं पहने जाते थे तो शरीर पे बहुत बड़े बड़े बाल होते थे, तभी तो इंसान जंगली जैसा दिखता था। तो वो क्यों होते थे, क्योंकि उनके पास कपड़े नहीं थे, तो उनका तन ढकने के लिए, ताकि वो ताप का नियंत्रण कर सके, ठंडी और गर्मी से बाल उनकी रक्षा कर सके मनुष्य की। तीसरा है प्लीका सेमुलेनेरिस। प्लीका सेमुलेनेरिस क्या है, तो निमेषक पटल अवशेषी है, जो कि अब विलुप्त हो चुका है। अक्लदार, तीसरा मोलर। अक्लदार कैसा होता है, तीसरा मोलर होता है, जो कि अनावश्यक है। क्या है, अनावश्यक, कोई उसका वर्क नहीं होता है। क्रमरूपी परिशेषिका, क्रमरूपी परिशेषिका, देखो जो सेलुलोज का पाचन हम लोगों में पहला होता था, पर अब नहीं होता, इसी वजह से क्या है, ये अनावश्यक है। क्या है, एक अनावश्यक है। सेकंड पॉइंट देखेंगे, जैव विकास के तुलनात्मक आकारिकी से प्रमाण। अब देखेंगे जैव विकास के तुलनात्मक आकारिकी से प्रमाण। तो अनेक जंतुओं में एक कार्य करने के लिए विकसित विभिन्न प्रकार के अंगों की उत्पत्ति में समरूपता होती है। इनको क्रमशः समजातता तथा समरूपता कहते हैं। अब जैसे कि आपसे पूछा जाए समजातता तथा समरूपता क्या होती है, तो समरूपता क्या, अनेक जंतुओं में एक कार्य करने के लिए विकसित विभिन्न प्रकार के अंग क्या होते हैं, विभिन्न प्रकार के जो अंग होते हैं, उनको, उनकी उत्पत्ति, उन अंगों की उत्पत्ति को क्या समरूपता कहते हैं, तथा इनको क्रमशः समजातता तथा समरूपता दोनों समरूपता कहते हैं। अब समजात अंग समझेंगे कि समजात अंग क्या होते हैं। तो समजात अंग, इनको होमोलोगस ऑर्गन्स कहते हैं। ऐसे अंग जो विशेष कार्यों में प्रयोग होने के कारण अलग दिखाई देते हैं, परंतु उनकी मूल संरचना एवं भ्रूणीय प्रक्रिया में क्या होती है, समानता होती है। जो भ्रूणीय प्रक्रिया, जो भ्रूण में जो बनते हैं, उसमें क्या होती है, समानता होती है। वे अंग समजातता एवं अनुरूपता कहलाते हैं। और एग्जाम्पल के लिए जैसे सील, व्हेल के चप्पू, पक्षी के पंख, चमगादड़ के पंख, तो ये कैसे इनमें समजातता है, समानता है। अब समरूपता या समरूप अंग, एनालॉजी समझेंगे क्या होती है। तो ऐसे समरूप अंग जो समान कार्यों में उपयोग के कारण एक समान प्रदर्शित होते हैं, क्या होते हैं, एक समान दिखते हैं, परंतु उनकी मूल संरचना व भ्रूणीय प्रक्रिया में क्या होती है, असमानता होती है। उनके जो भ्रूणीय डेवलपमेंट है वो क्या होता है, अलग अलग होता है। तो इनको समरूपता या समरूप अंग कहते हैं, एनालॉजी कहते हैं। जैसे कीट पतंगों के पंख, पक्षियों में चमगादड़ के पंख पंखों के समान दिखाई देते हैं तथा उड़ने का कार्य करते हैं। दोनों क्या करते हैं, उड़ने में तो समान दिखाई देते हैं।
तथा उड़ने का कार्य करते हैं। दोनों क्या करते हैं? उड़ने का कार्य करते हैं। परंतु पक्षी चमगादड़ जो होता है वो कशेरुकी होता है। इनमें अस्थियां उपस्थियों का कंकाल पाया जाता है, परंतु कीटों में अस्थियां उपस्थियों का कंकाल नहीं होता है। तो इसीलिए इनमें क्या भ्रूणीय जो विकास है, भ्रूणीय जो समानता है वो क्या है? समान नहीं है, उसमें क्या है? असमानता पाई जाती है। तो इस वजह से ये कैसे हैं? भिन्न हैं। अब संयोजक कड़ियाँ देख लेंगे जैव प्रमाण में। संयोजक कड़ियों के प्रमाण कैसे मिले? तो संयोजक जातियाँ जो थी वो स्वयं में कम विकसित और अधिक जातियों का सम्मिश्रण थी। कम विकसित थी, पर अलग अलग जातियों का क्या थी? मिश्रण थी। अलग अलग जातियों का क्या थी? मिश्रण थी। विकसित तो कम थी, पर अलग अलग जातियों का क्या थी? सम्मिश्रण थी। अलग अलग जातियों का सम्मिश्रण होना मतलब इस पीढ़ी के लक्षण उस जीव में पाए गए, उस जीव के लक्षण उसमें थोड़े से पाए गए, तो ऐसा लगा कि इससे वो जो जीव क्या है? रिलेट करता है। इससे वो जीव क्या करता है? रिलेट करता है। अब जैसे किसी व्यक्ति को हम लोग देखते हैं, उसकी आइज़ देखते हैं कि मैंने उसकी आइज़ ऐसी देखी थी, ये उसी का लड़का होगा, या उसका मुंह ऐसा था तो ये उसी का लड़का होगा। इसी तरह क्या था? जो पहले के जीव थे उनमें क्या लक्षण एक दूसरे के पाए गए। वो विकसित कम थे, पर उनमें क्या सम्मिश्रण लक्षण थे। उदाहरण के लिए विषाणु। विषाणु क्या माने जाते हैं? सजीव तथा निर्जीव के बीच की कड़ी माने जाते हैं। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आता है कि सजीव निर्जीव के बीच की कड़ी किसे कहा जाता है? तो विषाणु को कहा जाता है। पादप तथा जंतु, देखो पेड़ पौधे और जंतुओं दोनों के लक्षण किस में पाए गए? यूग्लिना में पाए गए। किस में पाए गए? यूग्लिना में पाए गए। नियोपिलाइना के एनेलिडा के सदस्यों से क्या अधिक विकसित था। ये कैसा था? अकशेरुकी जंतु था। तो देखो इसमें एग्जाम्पल कोई अलग भी आप लिख सकते हो और ये 3 भी लिख सकते हो, क्योंकि जैव विकास में संयोजक कड़ियों के प्रमाण पूछे गए हैं। तो कोई 3 या 4 कोई भी संयोजक कड़ियाँ आप लिख सकते हो आराम से। अब जीवाश्मिकी से प्रमाण क्या मिले? जो जीवाश्मिकी जो है, जो सड़े गले पदार्थों से क्या मिले? तो सबसे पहले समझेंगे जीवाश्म जो फॉसिल्स होते हैं क्या होते हैं? भूपटल की चट्टानों से क्या? भूपटल की चट्टानों से प्राचीन काल जीवधारियों के अवशेष प्राप्त होते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? जीवाश्म कहते हैं। जो प्राचीन काल के जो जीवधारी थे, जो जीव जंतु थे, जैसे डायनासोर है, तो उसके अवशेष ही तो हमें मिले। पहाड़ों के नीचे या कहीं पे दबा था तो निकला, तो उससे क्या मिले? हमें अवशेष प्राप्त मिले, जिसको क्या कहते हैं? हम लोग जीवाश्म कहते हैं। तो जीवाश्मों की आयु की गणना कैसे की गई? कि बोलेंगे वो 500 करोड़ व 500 अरब वर्ष पुराना है, तो इसकी गणना कैसे हुई? तो देखो इसकी गणना कैसे की गई? तो जीवाश्मों की आयु की गणना चट्टानों में पाए जाने वाले रेडियोधर्मी तत्वों तथा इनके समस्थानिक, जो रेडियोधर्मी तत्व हैं और उनके जो समस्थानिक हैं, और रेडियोधर्मिता विहीन तत्वों के अनुपातिक मात्रा के आधार पर की जाती है कि उनके अनुपात में कितनी मात्रा है, तो उसके अनुसार पे क्या की जाती है? अवशेषों की, जीवाश्मों की आयु की गणना की जाती है। जीवाश्म का अध्ययन हम लोग कहाँ करते हैं? तो जीवाश्मिकी में करते हैं। जीवाश्म का अध्ययन क्या कहलाता है? जीवाश्मिकी कहलाता है। अब जीवाश्मों के प्रकार ये निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। जीवाश्मों के प्रकार ये कितने प्रकार के होते हैं? पहला अपरिवर्तित जीवाश्म। ये बर्फ या अंबर में ज्यों के त्यों सुरक्षित जीवधारी होते हैं। ये कैसे होते हैं? बर्फ या अंबर में ज्यों के त्यों सुरक्षित जीवधारी होते हैं। दूसरा है ऊष्मा जीवाश्म, प्रिंट फॉसिल्स। मृत जीवधारियों की आकृति चट्टानों पर बन जाती है या छप जाती है। क्या होती है? छप जाती है। जैसे चट्टान है, उस पर ये वृक्ष बना हुआ है, ये आकृति छपी हुई है। ये ऐसा हो गया प्रमाण। अब सांचा जीवाश्म क्या होता है? मृत जीवधारियों की बाह्य आकृति का सांचा चट्टान पर कैसा रहता है? बना रह जाता है। कि इस सांचे का इतना बड़ा व्यक्ति, पहले इतने जैसे कि 8-8 10-10 फुट के लोग पाए जाते थे, तो उनका सांचा मिला है। तो उसी के अनुसार क्या हम लोग अनुमान लगाते हैं कि पहले इतने लंबे व्यक्ति पाए जाते थे। अब है प्रस्तरीकृत जीवाश्म। प्रस्तरीकृत जीवाश्म क्या होते हैं? तो जीवधारियों के कठोर भागों जैसे अस्थि कवच, क्या? अस्थि कवच, काष्ठीय, तना, जड़ आदि से कार्बनिक पदार्थ बाहर निकलते रहते हैं। जो कठोर देखो होता है, जो कठोर चीज़ें, जैसे कि आपने देखा होगा अभी, जैसे कि गाँवों में पहले एक प्रचलन था, सब लोग कहते थे कि आग फेंकने वाला बैताल निकलता है, जहाँ पे खूब मिट्टियाँ होती हैं, जहाँ पे खूब लोग, जैसे कि पहले क्या होता था, लोगों को जलाया नहीं जाता था, ऐसे गाड़ दिया जाता था।
तो उनकी हड्डियों से आग उष्मा निकलती थी अचानक से, तो लोग कहते थे भूत आया है या बैताल आया है। तो क्या उनकी अस्थियों से कार्बनिक पदार्थ बाहर निकलते रहते हैं, जो ठोस अस्थियाँ होती हैं, अस्थि कवच, काष्ठीय, तना, जड़ आदि से क्या होते हैं, कार्बनिक पदार्थ बाहर निकलते रहते हैं। भाई जो पेड़ पौधे हैं उनके तना जड़ से निकलेंगे, आदमी है तो उनके अस्थि कवच काष्ठीय चीज़ों से निकलेंगे, ठीक। तो इनके स्थान पर सिलिका, चूना आदि खनिज एकत्र होते रहते हैं, निकलते रहते हैं। उनसे क्या सिलिका, खनिज और चूना ये सब क्या बनते रहते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, प्रस्तरीकरण कहते हैं, मतलब कार्बनिक पदार्थों का बाहर निकलना। और खनिज खनिज चूना, सिलिका आदि का एकत्रित होना क्या कहलाता है, प्रस्तरीकृत कहलाता है जीवाश्मों में। जीवाश्मों के अध्ययन से स्पष्ट हुआ कि स्टीगैसीफेलिया, जो स्टीगैसीफेलिया से उभयचर और तो जो जीवाश्म के अध्ययन से क्या प्राप्त हुआ, स्टीगैसीफेलिया जो है से उभयचर और आर्कियो अपटेरिक्स से पक्षियों का विकास हुआ है। स्टिगैस्फिया से क्या हुआ, उभयचर का, आर्कियो अपटेरिक्स से पक्षियों का विकास हुआ। जीवाश्म जैव विकास के सबसे महत्वपूर्ण क्या है, प्रमाण हैं। जीवाश्म जो हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमाण हैं जैव विकास के। अब जीवाश्म का निर्माण कैसे हुआ, तो जीवों के शरीर में जीवाश्म का बनना वातावरणीय दशाओं जैसे स्थान, समय और भौतिक उथल पुथल पर क्या करता है, निर्भर करता है जीवाश्म का निर्माण। प्रस्तरीकृत जो है जैसे कि कार्बनिक पदार्थों का बनना और खनिज एकत्रित होना, इस पर भी निर्भर करता है। और इनके स्थान पर अकार्बनिक पदार्थ लेते हैं, कार्बनिक पदार्थ निकालते हैं, कार्बनिक पदार्थ लेते हैं। तो जीवाश्म अध्ययन को पुराजीवी विज्ञान कहा जाता है। अब जीवाश्म अध्ययन को क्या कहा जाता है, कौन सा विज्ञान कहा जाता है, तो पुराजीवी विज्ञान कहा जाता है। इनका अध्ययन रासायनिक विधि के द्वारा किया जाता है। अब पूछा जाए कि जीवाश्म का या पुराजीवी का अध्ययन किसके द्वारा किया जाता है, तो रासायनिक विधि के द्वारा इसका अध्ययन किया जाता है। अब जीवाश्मों का महत्व क्या है, तो जीवाश्म से जैव विकास के वास्तविक क्या प्रमाण मिलते हैं, सबसे पहला तो यही महत्व है। तभी तुम्हें पता चलता है कि पहले पुराने समय में कौन से जीव होते थे और उनकी लंबाई क्या होती थी और कितने प्रकार के जीव या किस प्रकार के जीव पाए जाते थे। इनकी सहायता से हमें विभिन्न कालों में हुई घटनाओं व परिवर्तनों का पता चलता है। जीवाश्मों की सहायता से क्या होता है, विभिन्न कालों में कौन सी घटनाएं हुई और कौन से परिवर्तन हुए, किस किस सदी में कितने परिवर्तन हुए, तो इससे क्या किसका पता चलता है, जीवाश्मों से इनका पता चलता है। अब इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन के पूछा जा सकता है कि जीवाश्मों की आयु का निर्माण जो हुआ, इस पे शॉर्ट नोट लिखिए। तो शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है, तो इसको समझते हैं हम लोग। जिन चट्टानों से जीवाश्म प्राप्त होते हैं उनकी आयु का निर्धारण किया जाता है, तभी तो पता चलेगा जीवाश्म कितना पुराना है। तो जिस चट्टान पे जीवाश्म प्राप्त होते हैं उनकी आयु का निर्धारण किया जाता है। चट्टानों से पाए जाने वाले रेडियोधर्मी तत्व अपनी रेडियोधर्मिता खोकर रेडियोधर्मिता विहीन समस्थानिक तत्वों में क्या करते हैं, बदलते जाते हैं। रेडियोधर्मिता क्षय होने की जो प्रक्रिया चट्टान की घड़ी का काम करती है, क्या किसका काम करती है, चट्टान की घड़ी का काम करती है, रेडियोधर्मिता क्षय होने की प्राकृतिक प्रक्रिया। तत्वों की रेडियोधर्मिता विघटित होने की दर तथा समस्थानिक तत्वों की अनुपातिक मात्रा ज्ञात करके चट्टानों की आयु का क्या करते हैं, निर्धारण करते हैं। जैसे यूरेनियम जो है रेडियोधर्मी पदार्थ है, इसका यूरेनियम का जो भार है 238 है, लगभग 450 करोड़ वर्ष में क्षय होकर के लगभग 50%, 450 वर्ष में, करोड़ वर्ष में क्या होता है, ये क्षय हो जाता है। और 50% सीसे लेड जो होता है पीबी, जिसका परमाणु भार होता है 206 में बदल जाता है। अगर 450 करोड़ वर्ष के बाद यूरेनियम के चट्टान को देखा गया तो उसमें क्या लेड का बन गया, तो ये गेस लगाया जा सकता है कि 450 करोड़ वर्ष पहले ये प्रक्रिया हुई होगी, बदल जाता है। रेडियोधर्मी कार्बन जिसका भार है 14, इसमें 5560 वर्षों की अवधि में लगभग आधा क्षय होकर इस प्रकार की आयु का निर्धारण किया जाता है। अब हम लोग समझते हैं ब्रॉडकी से प्रमाण क्या मिले, एविडेंस ऑफ एम्ब्रियोलॉजी। जो एम्ब्रियोलॉजी से थे उससे क्या प्रमाण मिले, उससे क्या एविडेंस मिले, तो वान बेयर के अनुसार, सबसे पहले देखेंगे वान बेयर के अनुसार एक वैज्ञानिक थे। तो जीवधारी भ्रूणीय विकास के समय अपने पूर्वजों की भ्रूणीय अवस्थाओं को दोहराते हैं, क्या करते हैं, अपने पूर्वजों की भ्रूणीय अवस्थाओं को दोहराते हैं, इसको कहते हैं पुनरावृत्ति का सिद्धांत। अगर पूछा जाए पुनरावृत्ति का सिद्धांत, तो वान बेयर के अनुसार ये सिद्धांत दिया गया है, इन्हीं के द्वारा दिया गया कि जीवधारी भ्रूणीय विकास की भ्रूणी जो अवस्थाएं होते हैं उनका दोहराते हैं,
उनको उनकी पुनरावृत्ति कहते हैं, तो इसको पुनरावृत्ति का सिद्धांत कहते हैं। फर्स्ट पॉइंट है कशेरुकी जंतुओं में, तो कशेरुकी जंतुओं का जो हार्ट होता है उसमें 2 चैम्बर पाए जाते हैं, और भ्रूण में क्या गिल पाए जाते हैं, गिल दरारें तथा चैम्बर ये पाए जाते हैं। और ये कैसा होते हैं, मत्स्य वर्ग के विकास के प्राणी, मत्स्य वर्ग में क्या प्राणियों में विकास के समय पाया गया। अब बहुकोशिकीयों में जंतुओं में भ्रूणीय विकास कैसा है, मोरूला। बहुकोशिकीयों में सबसे पहले क्या बना, मरूला बना, मरूला के बाद क्या बना, ब्लास्टूला बना, ब्लास्टूला के बाद क्या बना, गैस्ट्रूला बना, गैस्ट्रूला से क्या बना, जाइगोट बना, तो जाइगोट से क्या बने, प्रोटोजोआ बने, और जो गैस्ट्रूला था उससे क्या बने, सिलेट्रेट बने। अब पक्षियों में भ्रूणीय विकास, पक्षियों में भ्रूणीय विकास के समय जो उत्सर्जी पदार्थ होता है जो बाहर निकालते हैं, एक्सक्रेटरी जो मटेरियल होता है वो NH3 अमोनिया होता है। ये मत्स्य वर्ग की तरह, देखो इस वर्ग का इससे रिलेट है, तो ये मत्स्य वर्ग की तरह कार्य करते हैं, क्योंकि मत्स्य वर्ग में क्या उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है, अमोनिया होता है। ये इनकी भ्रूणीय अवस्था में निकालते हैं पक्षियों में अमोनिया। अब उभयचर क्या निकालते हैं, यूरिक अम्ल निकालते हैं। जब वो डिलीवरी हो जाती है, जब वो बच्चे बन जाते हैं, तो उनका वो क्या निकालते हैं, यूरिक अम्ल निकालते हैं पक्षी। यह प्रक्रिया जैव रासायनिक पुनरावृत्ति कहलाती है। अब इसके बाद जो हम लोग अभी पढ़ रहे थे, मिलर के प्रयोग का रेखित चित्र ये रह गया था, तो इसको समझ लेते हैं। तो मिलर ने क्या किया प्रयोगशाला में, जो मिलर ने क्या किया, एक यू आकार की नली ली। कैसी ली, यू आकार की नली ली, उसमें गंदे लाल रंग का द्रव लिया, और फिर एक पूरे सप्ताह तक क्या किया, इन्होंने इस पर प्रयोग किया, पूरे सप्ताह पर इस पर प्रयोग किया। प्रयोग द्वारा तरल रासायनिक परीक्षण करने पर ज्ञात हुआ कि इसमें क्या ग्लाइसिन, एलेनिन नामक अमीनो अम्ल तथा जटिल कार्बनिक यौगिक का निर्माण हुआ। ठीक, इसको एआईओपेरिन का रासायनिक विकास की परिकल्पना का क्या किया था, इन्होंने सत्यापन किया था। इसमें पाया क्या गया, मीथेन, अमोनिया, वाटर और हाइड्रोजन, इतनी चीज़ पाई गई। यहाँ से इन्होंने इलेक्ट्रोड लगाया था, और टंगस्टन के उससे क्या किया था, इन्होंने यहाँ पे ऊर्जा प्राप्त कराई थी। यहाँ पे क्या था, स्पार्क डिस्चार्ज हुआ था, यहाँ से जल बाहर आया था, यहाँ से संघनित्र है ये, यहाँ पे एकत्रित होती हैं सारे तत्व, यहाँ से जल अंदर जाता है, ये जल बिंदु है जहाँ पे जल एकत्रित होता है। यहाँ से कार्बनिक यौगिकों वाला जल क्या होता है, यहाँ पे बाहर आता है, यहाँ से पास में द्रव जल जाता है, यहाँ पे उबलता द्रव यहाँ पे रखा था, ये वैक्यूम पंप है। इतना आप लोगों को समझ में आया हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और ये क्लास जो है ये पेपर के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।